जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। बैठ बैठ के आपका उस्ताद थक चुका है, पता नहीं कब ख़त्म होगा ये आपका IAS 37। भाई नाराज़ होके जा रहे हैं, नाराज़ हो गए उनसे हैं, हाय हाय। अच्छा जी, चैप्टर 12 को हमसायों का हाल वाल ले लो, कहाँ पहुँचे हुए हैं? नहीं पूछा फाइनल अकाउंट्स? वो तो बीच में एक आधा दिन कर लेते होते हैं वो लोग, हम एक ही बार करते होते हैं जी। अच्छा जी, डॉलेंस मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद होंडा टू सप्लाई 5 AC पर मंथ फॉर 33,000 पर यूनिट। ये मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी ना। डॉलेंस ने कॉन्ट्रैक्ट किया होंडा से, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था जैसे आगे, ठीक है। मैंने 50 का बेचना था, उन्होंने 33,000 का एक AC बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। एक नहीं, पर मंथ 5 AC और अगले 3 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट। ये वाले कॉन्ट्रैक्ट करके कभी कभी आप रोज़ी लग जाती है, कभी आपका रोज़ा लग जाता है, आपको रोज़ा लग जाता है, ठीक है ना जी। ये दोनों तरफ ही चल जाता है काम। कभी आप कॉन्ट्रैक्ट करके सेलर हैं और कॉन्ट्रैक्ट करके फंस सकते हैं अगर आपको सप्लाई महंगी हो जाए। कभी कभी आप बायर हैं तो आप फंस सकते हैं, आपने सेल का कॉन्ट्रैक्ट आगे किया हुआ था, ये तो दोनों बातें सेम हो गई। सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, चीज़ें महंगी आ रही हैं, तभी फंस गए। और अगर आपने परचेज का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था और बाज़ार में चीज़ें सस्ती हो गई तो आप फंस गए, क्योंकि आपको महंगी ही मिलनी है। तो दोनों तरह से आप फंस सकते हैं, सेल में भी और परचेज में भी। तो ये अब डॉलेंस ने सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया, सप्लाई करेगा 5 AC पर मंथ फॉर 3 ईयर्स। अक्टूबर 2016 में ये कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने कर लिया, ठीक है। ऑल डिलीवरी टिल दिसंबर 16 वर मेड ऑन टाइमली बेसिस। सारी 16 तक की, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 साल का मतलब क्या होता है? 36 मंथ्स, ऐसे ही है ना। तो 36 महीनों का कॉन्ट्रैक्ट था, तो टिल दिसंबर यानी कि 3 महीनों तक सब कुछ ओके था, टाइमली बेसिस पे सारे AC जाते रहे। और डॉलेंस ने हाथ कुछ प्रॉफिट भी कमा लिया इस पर, हैंड सम, हाथ कुछ, ये होता है ना, हैंड सम, हैंड सम यानी अच्छा प्रॉफिट कमाया। यानी कि पहले शायद 33,000 का इन्होंने बेचने का किया था, तो हो सकता है इनको 20-25 हज़ार में पड़ता होगा एक AC, तो अच्छा खासा प्रॉफिट इन्होंने कमा लिया इन 3 महीनों में, ठीक है। लेकिन किस्मत, 31 दिसंबर 16 पर इनको पता लगा कि हमारे AC में जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है उसकी प्राइस बढ़ गई है और डॉलेंस की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ होने जा रही है इन फ्यूचर। लेकिन अब मसला क्या है, डॉलेंस ने इसको लॉक किया हुआ है, ये लॉक्ड है, सेलिंग प्राइस हमारी लॉक्ड है। ऐसे ही है, 3 महीने तो चल गए थे, अब बाकी 33 महीने बाकी हैं। कॉन्ट्रैक्ट अभी 33 महीनों का बाकी है, जिसमें हमें हर महीने 5 AC बेचकर 33,000 आना है, और 12 महीने 33 महीने टोटल कर लोगे तो इनफ्लो निकल सकता है। लेकिन 17 में से 17 ऑनवर्ड वो कह रहा है कि हर यूनिट की कॉस्ट कितनी हो गई है। ओ, यानी आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था 33 में बेचेंगे, 20-25 में बना लेते होंगे, मटेरियल महंगा हुआ, अब आपको ये AC पड़ रहा है 45 में। नजर आ रहा है फंस गए आप, फ्यूचर में अब लॉस होने जा रहा है। लेकिन ये फ्यूचर का ऑपरेटिंग लॉस नहीं है कि आप आज बिजनेस बंद कर दो तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। अगलों ने कहना है भाई कॉन्ट्रैक्ट है, अगले 33 कहीं से खरीद के दो, हमें नहीं पता, खुद नहीं बनाने, तो हमें तो AC दो, नहीं तो जुर्माना तो लिखा होगा कॉन्ट्रैक्ट में। तो फिर एक क्लॉज वो भी पड़ी हुई है कि अगर आपने कैंसिल करना है तो 7 लाख देकर इससे निकल भी सकते हैं। पास करें जर्नल एंट्रीज फॉर प्रोविजन ऑन 31 दिसंबर 16 डॉलेंस की बुक्स में। अब डॉलेंस अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करता है जी, तो क्या बनेगा इसका, जरा 1 मिनट लगा के कर दे, मैं तो कहता हूँ। और तुम नाराज हो गए, कैसे राजी हो गए, जल्दी आ जल्दी आ।
अच्छा सवाल है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हाँ जी फरमाइए। अगर आप ऑनर करते हैं तो रिमेनिंग 33 मंथ्स आपको हर महीने 5 एसी डिलीवर करने पड़ेंगे, ऐसा ही है। ये देखो पर मंथ कितने एसी, 5 एसी, ठीक है। और हर एसी आपको कितने पैसे लाकर देगा, 33,000। और ये आपने 5 एसी कितने महीनों तक अभी देने हैं, ऐसा ही है। बताओ टोटल 1000 में कर दो, ज़्यादा हो जाए तो मिलियन में भी कर सकते हो, बोलो। 5, यानी अगर आप ऑनर करते हैं तो आपका इनफ्लो इतना हो जाएगा, ठीक हो गया जी, ओके। अच्छा अगली बात, अगर आप ऑनर करते हैं तो बेटा ये इनफ्लो ऐसे थोड़ा ही आना है, आपको बनाना भी तो पड़ना है इन एसियों को। तो आउटफ्लो क्या होगा, हमें हर एसी अब पड़ना है 45 का अगले 33 महीने, तो 5 एसी हर महीने बेचेंगे तो आउटफ्लो हर एसी के बदले 45,000, इतने में आपको ये पढ़ना है। खुद ही महंगा पड़ने लग गया, 33 महीने तक ये होना है आपके साथ जी। 7,4 तो नेट में 7,4, ये 19 है, ये 25 ही है, तो यहाँ पे क्या बना फिर 1980, ऐसा ही है। चले 1980 का आउटफ्लो होगा। और अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, और पेनल्टी कितनी है 700। तो क्या करें, पेनल्टी पे करें और जान छुड़ाएं भाई, ठीक है। तो इन दोनों में से लोअर क्या है जी, 700 की पेनल्टी। तो 700 की पेनल्टी के बराबर आप एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट कर, और ठीक है। कुछ समझ आया ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, चले। अब ये उसने वहाँ पे लिखा हुआ था रीस्ट्रक्चरिंग में कि आपने नेट नहीं करना गेन्स को, ठीक है, अनलेस के वो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट हो। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे ही अलग से कहानी है, ये तो इसकी प्रोविजन ही क्रिएट होती है, तो ये तो खुद ही कर देता है प्रोविजन, ठीक है जी। तो हम भी बात 17 की कर रहे हैं, 31 दिसंबर 16 तक तो जो होना था हो गया। कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस क्यों हो गया है कि 17 ऑनवर्ड्स हमें हर एसी 45 का मिलेगा और हमने 33 का बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। दिसंबर तक तो सब सही था। अच्छा दिसंबर में लॉस भी आया था, तो दिसंबर का तो लॉस जो है वो पीएनएल के अंदर रिकॉर्ड हो गया होना है, ऊपर सेल नीचे कॉस्ट ऑफ सेल, अल्लाह खैर सल्ला। मसला क्या है, 31 दिसंबर 16 पे खड़े होकर हम कह रहे हैं 17 और 18 और 19 अगले 3 साल में 33 महीनों में हमने हर महीने 5 एसी उनको देने हैं, और हर एसी हमने उनको 33 का देना है, जबकि हमें वो एसी 45 का पड़ने लग गया। तो आज खड़े होकर फिर प्रोविजन बुक करते हैं हम ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, नुकसानदेह होगा कॉन्ट्रैक्ट, निकल नहीं सकते। निकलना है तो फिर 700 देकर निकल आओ, तो फिर हम नहीं करेंगे। 17 से हम इंशाल्लाह ये काम नहीं करेंगे, बल्कि 17 वाले मतलब जनवरी 17 में हम चेक 7 लाख का भेज के होंडा वालों को ने कहेंगे भाईजान मेहरबान कदरदान कहीं और से बंदोबस्त कर लें, 150 गेम बाहर हो गई है। तो 7 लाख देंगे तो फिर उसी को ही आपने, और फिर वो प्रोविजन जब पे हो जाती है तो फिर प्रोविजन डेबिट करके आप कैश क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है ना, चाहिए। या फिर हो सकता है वो रीनिगोशिएट की तरफ चले जाएं, बहरहाल ये बात तो अलग है। फिलहाल रिवर्सल ऑफ प्रोविजन की बात ना करो, रिकॉर्डिंग की बात सीख रहे हैं, ठीक है। 33 मंथ्स ऐसे निकाला है कि 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, यानी 36 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, किया था वो अक्टूबर में। अक्टूबर नवंबर टिल दिसंबर 3 महीने गुजर गए थे, तो 3 महीने सब कुछ होता रहा टाइमली बेस पर, और इनका हाथ कुछ प्रॉफिट भी आता रहा, हैंडसम प्रॉफिट। तो 33 महीने बाकी थे, 36 में से 3 तो निकल गए थे। उन 33 महीनों ने अब फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर हमारे लिए क्या है, अब 33 महीने, 3 तो गुजर चुके हैं, वो 33 महीनों में फ्यूचर के अंदर इतने इनफ्लोज होने हैं और इतने आउटफ्लोज होने हैं, तो नेट में हमें 19,80,000 का नुकसान हो जाना है। तो हम फिर 7 लाख का आज नुकसान करके जान छुड़ा लेंगे, पागल है 19 लाख का नुकसान करें, कैंसिल कर देंगे और पेनल्टी पे कर देंगे, ठीक है, सही है। अच्छा जी, अब ऐसा है कि
दो चार छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो जाके ज़रा कर लेने चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। बड़ी ही मज़े की कुछ एग्जांपल्स हैं स्टैंडर्ड की, पहले वो कर लें, बल्कि ऊपर वाले भी कर आते हैं पहले। दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने छोड़े थे, ये कहीं एक आधा पॉइंट आ ही जाता है। फ्यूचर इवेंट, क्या नाम है तुम्हारा? उमर ने सोचा कि लाहौर आया हूँ मैं। कहाँ से हो वैसे आप? यार क्या नाम है तुम्हारा डी खान वाले? तमीमदारी। सुभान अल्लाह। तमीम ने सोचा कि क्यों ना मैं लाहौर आया ही हूँ तो मीनार पाकिस्तान ही देखूँ, बड़ा सुना था, है जी। तो इसने जनाब यहाँ से करवाया रिक्शा करवा के मीनार पाकिस्तान गया। रिक्शे वाले ने तकरीबन 2000 रुपये इससे ले लिया, ठीक है, माठ लिया। खैर आने जाने का दिया, ठीक है, आने जाने का। मीनार पाकिस्तान देख के वापस आ गया। वैसे 2000 जाने का भी ले सकते हैं, ईजी नहीं लेना उनको, ठीक है ना। अच्छा, आने जाने का इसने 2000 रुपया दिया और ये मीनार पाकिस्तान घूम के आ गया। अब ये कल की बात है, ठीक है। आज जब ये क्लास में आया तो उमर लाहौर का ही है। उमर ने इससे कहा, उमर को बताने लगा, यार मैं मीनार पाकिस्तान देखने गया था। अच्छा, उमर ने कहा गुड यार, अच्छा, और सही रहा। ग्रेटर इकबाल पार्क बन गया, वहाँ पे घूमे शुमे, खाना शाना खाया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यार किराया बड़ा लग गया। पता है मैं गया तो रिक्शे वाले ने मुझसे 2000 रुपये लिया आने जाने का। उमर ने कहा अल्लाह तुम भी तो पागल हो, यहाँ से तुमने 20 रुपये देने थे चिंची वाले को, वो तुम्हें उतारता कलमा चौक। वहाँ से तुमने पकड़नी थी मेट्रो और जाके उतरना था तुमने, किधर जाके रहा था, मीनार पाकिस्तान जाके उतरना था स्टेशन के पास। वहाँ से फिर तुमने रिक्शा पकड़ना था 20 रुपये में। मेट्रो के कितने 20 लगते हैं, ठीक है, हैं उधर भी जाती है तो मेट्रो के ऊपर 20 लगने हैं, ठीक है। तो जाते हुए 20 और 20 40, आते हुए 20 और 20 40। तुम्हारा काम तो 80 रुपये में हो जाना था, ठीक है। तुम्हारा काम तो, बल्कि ठहरो मेट्रो ना चलाओ अभी, एक मिनट, वो अगली बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसने कहा कि यार तुमने यहाँ से पकड़ना था रिक्शा और तुमने जाके फिरोजपुर रोड पे उतर जाना था। वहाँ से तुमने फलां नंबर वैगन में बैठना था, वहाँ से तुमने जो है वो स्टेशन उतरना था, वहाँ से फिर रिक्शा पकड़ना था और वहाँ से फिर तुमने पहुँच जाना था मीनार पाकिस्तान। तो ये तुम्हारा इस तरह से कोई जाने का 150 और आने का 150, 300 रुपये में तुम्हारा काम हो जाना। तुम 2000 रुपया लगा दिए थे। अब अपने एक्सपीरियंस से इसने सीखा कि मीनार पाकिस्तान से 300 रुपये में होके आया जा सकता है। अपने एक्सपीरियंस से सीखा इसने। अब अगली बार जब ये इरादा करेगा कि मैंने मीनार पाकिस्तान जाना है तो ये कितने पैसे अलग करके रखेगा इसके लिए? 300। कितने? 300। तो प्रोविजन इफेक्ट ले गई। आपके एक्सपीरियंस की वजह से आपने जो बचत अब सीखी, 2000 में जाना था तो प्रोविजन बुक, अगर 2000 ही लगने थे तो प्रोविजन 2000 की बुक करता। लेकिन तजर्बे से इसने सीखा, पिछली बार गया था 2000 ज्यादा लग गया था, मेरा 300 में काम हो जाना है, तो अगली बार प्रोविजन बुक करेगा तो किससे करेगा? 300 से, ठीक है। अच्छा, साथ ही उमर ने कहा, अच्छा यार सुना है मेट्रो चलने लगी है, तो मेट्रो चल गई ना तो फिर तुम्हें मीनार पाकिस्तान तक 20 रुपये में यहाँ से ले जाएगी, ठीक है। 20 यहाँ से उधर, तो ये तुम्हारा 150 की बजाय उल्टा जो है ना, वो समझो ये मेट्रो के स्टॉप के पास ही रहता है, ठीक है ना। तो तुम्हारा उल्टा जो है वो 300 की बजाय भी 20 जाने का 20 आने का सिर्फ 40 रुपया लगना है। मेट्रो चलने वाली है, अभी चली नहीं है, तो क्या करें? 40 रुपये की प्रोविजन बुक करें। अब 3 चीज़ें आ गई, 2000 जो इसने प्रीवियसली खर्च किया था और उस तजर्बे की बुनियाद पे जो इसने पता लगा लिया कि 300 में काम हो जाता था, और तीसरा 40 रुपये, 20 जाने का 20 आने का, मेट्रो चल जाए तो 40 रुपये का खर्चा आएगा। अब इन तीनों में से एक चक्कर तो लग गया, अगले चक्कर के लिए ये कितने रुपए की प्रोविजन बुक करे? 300 की, क्योंकि फ्यूचर इवेंट्स आपकी प्रोविजन को इफेक्ट नहीं करते। हाँ, प्रोविजन को आपके तजर्बे की बुनियाद पे आपने कोई बचत कर ली है तो वो इंपैक्ट डालता है, ठीक है। ये यहां पर लिखा हुआ है, जरा पढ़ के देखते हैं। कहता है, एग्जाम्पल पहले पढ़ो। कंपनी ओन्स अ
कंपनी ओन्स आ नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स फॉर, जाहिर सी बात है, फॉर पुरअमन यूज, बिजली बनाने के लिए, ठीक है, न्यूक्लियर प्लांट्स। अच्छा, तो कंपनी के पास न्यूक्लियर प्लांट्स हैं। कंपनी इज प्रेजेंटली ऑब्लाइज्ड टू डिसमेंटल वन ऑफ दीज न्यूक्लियर प्लांट्स इन 3 years टाइम। अगले 3 साल में कंपनी इनमें से किसी एक को डिसमेंटल करना है कंपनी ने, ठीक है, न्यूक्लियर प्लांट को। बिजली बनाते हैं ना इसमें। अच्छा, अब हंस क्यों रहे हो? अच्छा, द लास्ट न्यूक्लियर प्लांट डिसमेंटल्ड बाय कंपनी कॉस्टेड होना चाहिए था, कॉस्टेड, चलो कॉस्ट ₹1 million टू डिसमेंटल। तो पिछला जो इन्होंने न्यूक्लियर प्लांट डिसमेंटल किया था उस पर कितना खर्चा इनको आया था? 10 लाख। बट द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू डिसमेंटल दिस न्यूक्लियर प्लांट इफ यूजिंग सेम टेक्नोलॉजी एट अ स्लाइटली रिड्यूस कॉस्ट ऑफ 8 लाख ड्यू टू इंक्रीज द एक्सपीरियंस। उन्होंने कहा यार इतने बंदे लगाए थे हमने, हालांकि इतने बंदों का काम नहीं था, तो कुछ बंदे ना इजाफी लग गए थे जिस वजह से 10 लाख खर्चा आया था। लेकिन हमें तजर्बे से पता लगा है कि हमने इतने बंदे ज़्यादा लगाए थे, 2-4 तो वैसे ही वेले बैठे थे, मशीन ने ये काम कर दिया था, यहाँ से ये बचत हो गई, यहाँ से तजर्बे की बुनियाद पे इनको क्या लग रहा है, पिछले में 10 लाख का खर्चा आया था, अब 8 में ये हो जाएगा अगर हम यही वाली मशीन यूज़ करें डिसमेंटल करने के लिए, करंट टेक्नोलॉजी यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, आया कहता देयर इज हाउ एवर अ चांस that completely new technology may be available at the time of dismantling which could lead to a further 2 लाख cost saving। डिस्कस करो मेजरमेंट ऑफ प्रोविजन किस अमाउंट पे हो, 10 लाख पे हो, 10 लाख पे हो, नहीं, क्या 6 लाख पे हो, नहीं, क्योंकि ये मे बी है, इसका अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो अभी फिलहाल आप जो अपने एक्सपीरियंस से आपने बचत कर ली है या लग रहा है कर लेंगे, उसके ऊपर आप प्रोविजन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात भी है, मिसाल के तौर पे अभी फ्यूचर इवेंट, अभी मेट्रो चली तो नहीं, लेकिन सीएम साहिबा ने आके ऐलान कर दिया आपके इस पे क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आके कि 15 जुलाई को हम इसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। अब ये सर्टेनिटी होगी थोड़ी सी, तो अगर इसने 15 के बाद जाना है तो अब ये बेशक 20 और 20 40 की प्रोविजन क्रिएट कर सकता है। लेकिन जब तक इसका कोई ऑब्जेक्टिव एविडेंस मौजूद नहीं है फ्यूचर इवेंट का, तब तक प्रोविजन को ये एडजस्ट नहीं कर। इस सवाल के अंदर सिर्फ क्या लिखा हुआ है, मे बी अवेलेबल हो जाए, जो कि फर्दर कॉस्ट सेविंग दे, कंफर्म नहीं है, तो फिर प्रोविजन शुड रिफ्लेक्ट एक्सपेक्टेड फ्यूचर इवेंट्स विच वेयर देयर इज सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस दैट दीज विल अकर। Since company had experience in dismantling, it has argued that expected cost saving through its experience is reasonably expected to occur. Cost saving expected as a result of possible introduction of complete new are outside control of company, should not be considered unless of course the company has sufficient objective evidence that this technology will be available. The provisions will be measured at, एडी लंबी कहानी चाहिए निकालने के लिए, लेकिन याद क्या रखना है, याद यूँ रखना है, सिर्फ इस पूरे कहानी में से याद रखना है, फ्यूचर इवेंट्स शैल बी रिफ्लेक्टेड इन अमाउंट ऑफ प्रोविजन वेयर देयर इज सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस दैट दे विल अकर। अब एक्सपीरियंस की वजह से सेविंग 20 लाख 2 लाख की मिलेगी, इसका सब्जेक्टिव आपके पास सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस मौजूद है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है आपकी इस एग्जाम्पल में, वो मौजूद नहीं है, तो प्रोविजन विचली लैंड कटा बटा कर दो, और ये बाकी याद करना है आपने, ठीक है, इसको करना है याद, या ग्रीन को याद करना है, ठीक है। तो क्या याद करोगे, फ्यूचर इवेंट्स अगर आ जाए तो वैसे लिखा हुआ भी होगा वहाँ पे, ये देखो, ये फ्यूचर इवेंट्स दैट मे अफेक्ट अमाउंट रिक्वायर्ड टू सेटल ऑब्लिगेशन शैल बी रिफ्लेक्टेड इन अमाउंट ऑफ प्रोविजन वेयर देयर इज सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस दैट दे विल अकर। तो ये वाली बात मैं वहाँ से याद करा रहा हूँ कि वहाँ से याद कर लो, और एग्जाम्पल हमने देख ली है, ठीक है, कि फ्यूचर इवेंट्स शैल बी रिफ्लेक्टेड इन अमाउंट ऑफ प्रोविजन वेयर देयर इज सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस दैट दे विल अकर, ठीक है जी। उसके बाद अगला सिर्फ रीड ऑनली है, याद सिर्फ आपने ये कर लेना है, लेकिन इसको घर पे एक बार रीड ऑनली कर लेना है, जिसमें आपको जो मैंने बातें ज़बानी कलामी बताई हैं वो आपको समझ आ जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसिड्स, ये थोड़ा सा मैंने रिस्ट्रक्चरिंग में पढ़ा दिया था, लेकिन अलग से इसके ऊपर पैरा है 51 और 52 पैरा 51 क्या कहता है
कहता है गेन फ्रॉम एक्सपेक्टेड डिस्पोजल शेल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट इन मेजरिंग अ प्रोविजन। पहली बात तो उसने ये कह दी, भाईजान अगर आपको फ्यूचर में लग रहा है कि आपने कोई मिसाल के तौर पर रिस्ट्रक्चरिंग ही था, आपने बिजनेस बंद करना है, तो आपके जो एसेट्स हैं आपने उनको बेच देना है, उन पे गेन आना है, उन गेन्स को प्रोविजन में से नेट करने की इजाज़त नहीं देता पैरा 51। 52 क्या कहता है? 52 ये कहता है कि फिर उनको वहीं पे ले जाओ जहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट, यानी कि उन रिलेटेड स्टैंडर्ड से पूछो जाके, जैसे पीपीई आपने बेचा है, इंटेंजिबल बेचा है, इन्वेंट्री बेची है, तो फिर वो उन्हीं एसेट से जाके पूछो कि उनका करना क्या। तो 52 में क्या कहता है? कहता है बल्कि यूं कर लो, इंस्टेड एन एंटिटी रिकॉर्ड्स गेन ऑन एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट एट द टाइम स्पेसिफाइड बाय द स्टैंडर्ड। बात गाली मुका दो, ठीक है। तो याद करना है बस, ये बीच वाला पढ़ लो जरूर। गेन ऑन एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन मेजरिंग अ प्रोविजन इवन इफ द एक्सपेक्टेड डिस्पोजल इज क्लोजली लिंक्ड टू इवेंट गिविंग राइज टू प्रोविजन। चाहे डिस्पोजल क्यों हो रहा है, रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं तभी हो रहा है, तो रिस्ट्रक्चरिंग ना होती तो प्रोविजन ना बनती, प्रोविजन ना बनती, रिस्ट्रक्चरिंग ना होती तो प्रोविजन ना बनती, रिस्ट्रक्चरिंग ना होती तो एसिड भी ना बिकते। तो कितना क्लोजली रिलेटेड है, वो कह रहा है बेशक जितना क्लोजली रिलेटेड है इसको नहीं लेना, बल्कि क्या करना है, इंस्टेड एंटिटी रिकॉर्ड करेगी गेन ऑन एक्सपेक्टेड डिस्पोजल एट द टाइम स्पेसिफाइड बाय द स्टैंडर्ड, यानी कि जो इससे डील कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल IS 16, ठीक है। तो ये वाली बात आपने याद रखनी है सर, ठीक है। बाकी सिर्फ पढ़ ली थी, तो बहरहाल याद के लिए सिर्फ ये ग्रीन। तो अगर वो एक्सपेक्टेड डिस्पोजल वाली बात करेगा तो आप यूँ लिख देंगे, गेन ऑन एक्सपेक्टेड डिस्पोजल shall not be taken into account in measuring a provision. Instead, an entity records gain on expected disposal of asset at the time specified by the standard dealing with the asset concerned. तो यहाँ से ये याद कर लिया। अगला पढ़ लो बेशक, इसकी एग्जांपल पढ़ लो ज़रा। नया लॉ आया है जो अनडू लिमिटेड को कह रहा है कि आप न्यूक्लियर प्लांट को लाजमी 1 साल के अंदर अंदर डिसमेंटल करें। डिसमेंटिंग कॉस्ट का एस्टीमेट 3 लाख है, लेकिन अंडू ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इस स्क्रैप ऑफ मेटल बेचकर 3 लाख बचा लेंगे। तो क्या इफेक्ट डिस्काउंटिंग का मटेरियल है, ठीक है। तो क्या हो प्रोविजन की एंट्री, तो भाई 3 लाख के ऊपर एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट कर लो, डिस्काउंटिंग इमटेरियल है, ठीक है। और 1 लाख को क्या कर दो, इग्नोर, ठीक है। छोटी छोटी बातें, को मसला। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स ना स्टैंडर्ड के अंदर गिवन है जो बड़ी ही ज़बरदस्त अहम है और बड़ी काम की हैं, जिनसे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। वो कहाँ हैं ये मुझे ढूंढनी पड़ेगी, ये यहाँ है। जो मैंने आपको करवानी है वो कौन कौन सी हैं, इलेवन ए करवाऊँगा, अभी 11B करवाऊँगा, इसमें जो याद करना है वो बता दूँगा। उसके बाद यार स्मोक फिल्टर कहीं पे लिखा होगा, देखो ये 7 कहाँ, 6 और 7, 6 करवानी है और 7 करवानी है आपको। और उसके बाद लेकिन आपकी ना, मैं आपका जहन वैसे बना चुका हूँ, ठीक है ना, आपका जहन अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका हुआ है, चीज़ें आपको जल्दी पकड़ में आ जाएंगी। और फिर 3 करवानी है मैंने। बाकी ये एग्जांपल्स आपका होमवर्क हैं, इनको एक दफ़ा आपने पढ़ लेना है, ठीक है, इनको एक दफ़ा आपने पढ़ना है। मैं जो करवाने लगा हूँ पेज 348 के ऊपर, हमारे असल में IFRS के पार्ट B की कुछ एग्जांपल्स हैं, ये वो एग्जांपल्स एज़ इट इज़ आपकी उठाकर यहाँ पर लिखी गई हैं, तो ये मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ। इनमें से सेलेक्टेड कुछ अच्छी एग्जांपल्स मैं आपको करवाऊँगा जिनसे हेल्प मिलेगी आपको अपने सवालों को करने की, ठीक है। ये 3 एग्जांपल्स कर लें तो फिर सिर्फ वारंटी रह जाता है, और फिर IS 10 करके फिर बस पास पेपर्स हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। देख लो ना, आपको ये वाला सफ़ा दिखा रहा हूँ, इसमें सारा कुछ ही है। तो इसमें हमने ये प्रोविजन पढ़ लिया, कंटेन लायबिलिटी,
फिर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन वाला, वर्चुअली सर्टेन कंटीजेंट एसेट, रीइंबर्समेंट पढ़ लिया, रीस्ट्रक्चरिंग पढ़ लिया, अभी अभी आपको मैंने ये पढ़ाए हैं। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस तो आपको अलग से भी है वैसे, लेकिन वो कहता है IAS प्रोहिबिट्स रिकग्निशन ऑफ फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेज एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस इज एन इंडिकेशन दैट सर्टेन एसेट ऑफ, अच्छा ये एक अलग लाइन है। बहरहाल ये जब एक्चुअल में पढ़ेंगे, अभी मैंने पता नहीं मिस क्यों कर दिया, तो वो इसको भी देख लेंगे। फिलहाल एक्सपेक्टेड डिस्पोजल भी करवा दिया आपको, फ्यूचर इवेंट्स भी करवा दिया आपको, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट भी करवा दिया। तो फिर रह क्या गया है, बस डीकमीशनिंग पहले से किया हुआ है, फ्यूचर रिपेयर्स और वारंटी। अभी फ्यूचर रिपेयर्स की ही एग्जांपल लेकर गया हूँ, ये IFRS पार्ट बी की एग्जांपल में यही 11A और B मैंने आपको करवानी है जो मैं कह रहा हूँ। तो फ्यूचर रिपेयर वहाँ से पढ़ाऊँगा, वहाँ से लाइन याद कराऊँगा, तो ये बस थोड़ा सा ही काम है, इतना ज़्यादा काम नहीं है, ठीक है। डीकमीशनिंग ऑलरेडी आप रिकॉर्ड मतलब सीख चुके हैं, इसके कोई सवाल रह गया हुआ तो कर लेंगे। वैसे सवाल भी हमने किए थे इसके, जब 3-4 दिन इस पर लगाए थे पास पेपर के भी, याद आ रहा है। करेक्शन करनी पड़ती थी, भाईजान छुट्टियों से आते थे, आगे से कुछ किया होता था उन्होंने, याद तो नहीं होगा आपको, ईदा ते गए सी जदों है। अच्छा जी, तो क्या करने लगे थे जी हम जी, ऑफशोर ऑयल फील्ड। आप जनाब, मैं मिसाल लेता हूँ, स्टैंडर्ड की एग्जांपल्स हैं, ज़रा ज़्यादा तफसील नहीं होती इसलिए मैं मिसाल लेता हूँ। हम 31 दिसंबर 2024 पे खड़े, ठीक है जी, ये आप खड़े यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे खड़े होकर आपने, चलो पढ़ ही लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, फिर ताकि वहीं से मिल ले। An entity operates an offshore oil field where its licensing agreement requires it to remove the oil rig at the end of production and restore the seabed. 90% ऑफ इवेंचुअल कॉस्ट, मतलब जो भी कॉस्ट टोटल आएगी ना उस सफाई पर, सफाई में वो कह रहा है 2 काम करने हैं, एक तो आपने उस अपने प्लांट को, उस ऑयल रिग को रिमूव करना है, और दूसरा आपने रीस्टोर भी करना है सी बेड को, ठीक है। यानी आपने एक तो वो जो आपने गड्ढा खोदा हुआ है उसको भी भरना है, दूसरा जो गंद आपने डाला है उसको भी साफ करना है। आप पिकनिक पे गए, पिकनिक पे, ठीक है जी, और वहाँ पे जाके ना आपने, ब्राउन कलर ही कोई नहीं है, ब्राउन कलर है ही नहीं, इसमें होगा, फिर इसमें है। पिकनिक पे गए आप, वहाँ पे जनाब आपने जाकर ना जी, ये ज़मीन थी, आपने वहाँ पे जाकर अपना बारबेक्यू लगाना था, और आपने वहाँ पे अपनी देग शेग पता नहीं क्या कुछ, वो उसके लिए ना आपने ये एक गड्ढा यहाँ खोदा, एक गड्ढा यहाँ पे खोद दिया, ठीक है जी। और ज़रा सही से ज़मीन ज़रा बनाते हैं जी। तो ये जनाब आपका वो पार्क था जिसके अंदर आपने ये 2 गड्ढे खोदे, इसमें आपने एक के अंदर देग पकाई, चढ़ाई, ठीक है जी, और दूसरे के अंदर आपने वो बारबेक्यू वाली अंगीठी रखी, उसके ऊपर सीखें लगा दी, और आप सारे दोस्त जो है वो बैठ गए। अब एकदम से ही छापा पड़ा, इंतज़ामिया वाले आ गए, उन्होंने कहा ओ तुमने, तुम्हारा कख ना रहे, तुमने सारा पार्किंग हमारा बर्बाद कर दिया है, ठीक है, तो चलो, अभी आपने खाना शुरू नहीं किया था, अभी आपने खाना शुरू नहीं किया था कि आ गए ये लोग। तो अब अगर आपको यहाँ से सब सेटिंग करनी पड़े तो सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आपको अपने इस देग को और इस अंगीठी को रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन अभी आपने खाया पिया कुछ नहीं था, वरना जितने को गंदे आप लोग हैं, मैंने जैसे कहा मोटरवे पे जाते हुए आप लोग बाहर फेंक देते हैं शॉपर में सारा गंद, ठीक है, वही शॉपर साथ रख लो, डस्टबिन में फेंक दो, पर नहीं। तो अगर आपने खा लिया होता, अल्लाह माफ़ करे, तो वो मसला बढ़ जाता। लेकिन अगर इंतज़ामिया वालों का छापा पड़ा जिस वक्त, उस वक्त आप इधर उधर बैठे, खा पी चुके थे, तो इधर प्लेट पड़ी है, इधर रैपर पड़ा है, इधर बोतल पड़ी हुई है, वो खाली जनाब ऐसे गंद बिखरा हुआ है सारा। तो इसका मतलब एक तो आपको ये रिमूव कराने के लिए भी खर्चा, यानी कि ये उठवाओगे, इस जगह पे मिट्टी भरवाओगे किसी मजदूर को बुला के, दूसरा आपको ये सारी सफाई कराने को भी, ये सारी सफाई करानी पड़ेगी, ठीक है। सफाई ऐसे होता है तो सफाई करानी पड़ेगी और रिमूव करना पड़ेगा आपको।
अब ये वो सारी बात कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे हमारा टोटल खर्चा इस पे आ जाना है, 2 मजदूर लगाएंगे मिसाल के तौर पे, हमारा जो है वो टोटल 2000 खर्चा आ जाना है, ठीक है। तो थोड़ी देर में उन्होंने काम कर देना है। तो वो 2000 रुपया जो मजदूरों ने हमारे साथ तय किया, उसमें वो असल में कह रहे हैं जी 90% हम इसको साफ़ करके इस मिट्टी को भरने का लेंगे, यानी 180 रुपये, और बाकी का 10% हम ये जो सारी प्लेटें और ग्लास डिस्पोजेबल और बोतलें यहाँ आपने पी कर फेंक दी, और जूस के डब्बे और ये रैपर और ये हड्डियाँ और ये सारा कुछ समेटने का हम जो है वो इसमें से 400 रुपया लेंगे। 400 ही बनता है ना, 90 100 180, हाँ 20 रुपये, ठीक है। तो 200 रुपये इन्होंने क्या करना है जी, सफाई का लेना है, और बाकी का 1000 कर लो ना यार, ज़रा आसान हो जाएगा। लो 1000 रुपया तय हुआ, जिसमें से 900 रुपये इन्होंने क्या करना है, इन्होंने रिमूव करने का, साइट को सही करने का, और बाकी का 10% इन्होंने सफाई। अब अगर मैंने जैसे अर्ज़ किया, इंतज़ामिया के छापा पड़ने से पहले आपने खाना नहीं खाया हुआ, तो आपको सिर्फ कौन सी चीज़ की लायबिलिटी पड़ेगी, रिमूव करने की, सफाई की नहीं। मतलब आप अगर ये रेंट पे मौजूद हैं और अभी तक आपने सिर्फ खुदाई करके देग और ये अंगीठी लगाई ही है, अभी आपने इधर खाना पीना कोई नहीं किया था, गंद नहीं डाला अभी आपने, तो ये रेंट आ जाए तो प्रोविजन सिर्फ 900 रुपये की क्रिएट करना, अभी बाकी 10 की क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं। और अगर आप ईयर एंड आ गया और आपने गंद भी डाल लिया है, अगर आप प्रोविजन क्रिएट करनी है तो फिर आपको पूरे 100 की, पूरे 1000 की प्रोविजन क्रिएट करनी चाहिए। यही मिसाल कुछ आपके स्टैंडर्ड ने दी, उन्होंने बस जो है, आपने बस देग लगाई है, उन्होंने बस जो है ऑयल रिफाइनरी लगा दी, फ़र्क इतना सही है, ठीक है। उन्होंने भी गड़ा गुड़ा खोद के वहाँ पे ऑयल रिफाइनरी लगा दी है, और वहाँ से तेल निकालना है। अब एक ये है कि उनको डिसमेंटल करना है उस ऑयल रिग को, दूसरे उनके ऊपर क्या जिम्मेदारी है, उन्होंने साइट को रिस्टोर करना है, जो उन्होंने गंद डालना है तेल निकालने का वो सारी सफाई करके जाएंगे उस सी बेड से। अब अगर ये एंड पर उन्होंने इंस्टॉलेशन ऑफ ऑयल रिग कर ली है और अभी ऑयल एक्सट्रैक्शन शुरू नहीं की, तो प्रोविजन सिर्फ किस चीज़ की बनेगी, बोलो, सिर्फ डिसमेंटलिंग की। क्योंकि आप खड़े होकर देखो ना, मैंने आपको एक असूल बताया, ये रेंट पे खड़े होकर देखो, अगर आप अवॉइड कर सकते हो एक चीज़ को तो वो आपकी लायबिलिटी नहीं है। जैसे ये रेंट पर आपने डिसमेंटलिंग करनी है, सिर्फ बिजनेस बंद भी कर दोगे तो चूंकि आप इंस्टॉल कर चुके हो तो डिसमेंटलिंग फिर भी करनी पड़ेगी, तो वो आपकी प्रोविजन बनेगी। लेकिन चूंकि आपने बंद करके आगे नहीं चलाकर गंद डालने से आप बच जाएंगे, तो इसलिए उसकी प्रोविजन क्रिएट करने की इजाज़त नहीं। कुछ इस तरह की बात यहाँ पर है। अब ये कह रहा है यहाँ पर कुछ इसी तरह की बात कि एक एंटिटी है जो ऑफशोर ऑयल फील्ड ऑपरेट करती है, तेल निकालते हैं वहाँ से, ठीक है। और लाइसेंस के अंदर लिखा हुआ है कि आपने ऑयल रिग को भी आपने साफ कर हटा के ले जाना है और सी बेड को भी रिस्टोर करके जाना है, सफाई सारी बेहतरीन करके जानी है। 90% of eventual costs relate to removal of oil rig and restoration of damage caused by building it and 10% arise through extraction of oil। यानी कि 90% खर्चा जो आपको आएगा वो सिर्फ डिसमेंटलिंग और साइड रिस्टोरेशन का, और बाकी ऑयल एक्सट्रैक्शन से जो गंद पड़ा है 10% उसकी सफाई के ऊपर आना है, ठीक है। अब आगे वो कहता है, मैंने मिसाल के अंदर ले लिया ना इसको कि साइट रिस्टोरेशन, ठीक है, 2 तरह से होगी, ठीक है। साइट रिस्टोरेशन के अंदर आपको डिसमेंटलिंग एटसेट्रा करने के लिए 90, मैंने कहा ना 90%, 90 रुपये कर लो, ठीक है। और बाकी आपने जो क्लीनिंग वगैरह करनी है, ठीक है जी, उसके लिए कितना, 10। अब वो आगे कहता है, एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, ईयर एंड पर क्या हुआ है, द रिग हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बट नो ऑयल हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड। नाउ व्हाट, प्रोविजन किसकी क्रिएट करें, क्या पूरे 100 की करें या सिर्फ 90 की? असूल क्या है, आज बिजनेस बंद कर दो, ईयर एंड पे बिजनेस बंद कर दो, तो क्या आप ऑयल रिग की डिसमेंटलिंग कॉस्ट से बच सकते हो? लाइसेंस में लिखा हुआ था कि इंस्टॉल करोगे तो डी इंस्टॉल भी करोगे। अब चूंकि इंस्टॉल कर चुके हो तो डिसमेंटल तो करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या ऑयल निकाल चुके हो ईयर एंड पर खड़े होकर? तो जब ऑयल निकलेगा, गंद पड़ेगा, फिर देखेंगे साफ करना है कि नहीं करना है। ईयर एंड पे खड़े होकर सिर्फ 90 रुपये की आप प्रोविजन बुक करोगे। तो स्टैंडर्ड ने कहा, the construction of oil rig creates a legal obligation under terms of license to remove the rig and restore the seabed and thus an obligating event, past event। तो past event क्या है इस केस में?
इंस्टॉलेशन, डिसमेंटल करना है, उसका पास इवेंट क्या है, इंस्टॉलेशन. At the end of reporting period, however, there is no obligation to rectify damage that will be caused by extraction of oil, क्योंकि no oil has been extracted. ऐसे जरा गपशप लगाई स्टैंडर्ड में, ठीक है. तो इसलिए उसने आगे क्या कहा, कंक्लूजन क्या है, प्रोविजन इज रिकॉर्डेड फॉर द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ 90% ऑफ इवेंचुअल कॉस्ट, ठीक है, दैट रिलेट टू रिमूवल ऑफ ऑयल लीक एंड रिस्टोरेशन डैमेज बाय बिल्डिंग इट, ठीक है. दीज कॉस्ट आर इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑयल लीक. वो तो IS 16 ने कहा था ना कि आप PV ऑफ, वो तो हमने पहले ही कर लिया है, प्रेजेंट वैल्यू इसकी निकालो और उसको ऐड कर दो एसिड की कॉस्ट में, यही करते थे ना, ठीक है. हाँ, आगे कहता है द 10% ऑफ कॉस्ट दैट अराइज थ्रू एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल आर रिकॉर्डेड एज लाइबिलिटी व्हेन ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड. जब ऑयल एक्सट्रैक्ट होगा तब देखेंगे, फिलहाल इसको लेने की ज़रूरत नहीं है. तो स्टैंडर्ड की एग्जांपल्स तो ऐसे ऐसे होती हैं. ज़रा अंग्रेजियाँ कोशिश की है थोड़ी अंग्रेज़ी को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने की, ठीक है. उसने 90% बोला, मैंने कहा 100 रुपया, 90 और 10 हो गया बस, ठीक है. 1000 है, 900 और 100 है, ठीक है. अच्छा, हाँ जी, बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल, लेकिन अगेन तैयारी आपकी हुई पड़ी है. बस इस एग्जाम्पल में ना ज़रा बनाने वाले, स्टैंडर्ड बनाने वालों ने ज़रा अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा इसको लिखा ऐसे हुआ है कि हमें समझ ना आए, ठीक है. तो मैं वो तरीका बता देता हूँ, क्या तरीका है पढ़ने का, समझ आ जाएगा. ये असल में इस तरह से है, अब ये यूं है. अच्छा जी, अंडर न्यू लॉ, नया लॉ पास हो गया जी. एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू फिट स्मोक फिल्टर टू इट फैक्ट्रीज बाय 30 जून 2000 20x1 तक एंटिटी को क्या रिक्वायर्ड किया जा रहा है कि वो स्मोक फिल्टर फिट करे. स्मोक बड़ी हो जाती है. नया लॉ पास कर दिया इन्होंने पाकिस्तान के अंदर कि हर फैक्ट्री जिसकी चिमनी है, जो जिसमें धुआं प्रोड्यूस होता है, उन्होंने स्मोक फिल्टर लगाना है. और नया लॉ पास जब भी हुआ है, हो सकता है ये 2000 में हुआ हो, 2001 में हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने लॉ जब पास हो थोड़ा टाइम देते हैं. उन्होंने कहा है 30 जून X1 तक आपने स्मोक फिल्टर लगा लेने हैं, ठीक है. अच्छा, द एंटिटी हैज़ नॉट फिटेड स्मोक फिल्टर्स एट 31 दिसंबर X0. बड़े ध्यान से देखना है आपने कि असल में 31 दिसंबर 2000 X0 पर हम खड़े हैं इस वक्त, ठीक है. और वो कह रहा है एंटिटी हैज़ नॉट फिटेड स्मोक फिल्टर्स. लॉ कब पास हुआ था जी, बोलो, लॉ कब पास हुआ है? लॉ यहाँ कहीं पास हुआ है, ठीक है. और 31 दिसंबर पे नॉट फिटेड, SF लिख दूँ, स्मोक फिल्टर नॉट फिटेड, नॉट फिटेड, दूर फिटेड नहीं, और जाग रहे हो, दूर फिटेड नहीं, नॉट फिटेड, नॉट फिटेड स्मोक फिल्टर. 31 दिसंबर तक उसने स्मोक फिल्टर फिट नहीं किए, ठीक है जी. नहीं किए तो क्या करें फिर, मुझे बताओ, क्या कोई ऑब्लिगेशन अराइज करती है स्मोक फिल्टर फिट करने की? प्रोविजन बुक कर लें आज. सादा सा असूल है, आज बिजनेस बंद करो, फैक्ट्री बंद कर दें, तो क्या पहले स्मोक फिल्टर लगाएंगे फिर बंद करेंगे? तो सादा सा असूल हमने पकड़ लिया है, अगर आज बिजनेस बंद कर दें तो ये लाइबिलिटी हम अवॉइड कर सकते हैं, तो फिर ये अवॉइडेबल कॉस्ट है, इसलिए इसकी लाइबिलिटी आज बुक नहीं करनी. अच्छा, लेकिन उसने क्या कहा है कि जी कर लेना, लॉ में क्या लिखा हुआ है जी, कर लेना टिल 30 जून X1 तक. अब 30 जून X1 भी अभी नहीं ना आया, इसलिए एक और चीज़ हो सकती थी जो वो भी नहीं हो रही. वो क्या है, हुकूमत ये कहती कि जी चलो कटो जुर्माना. आपको नहीं कहा था कि आप ये जल्दी जल्दी कर लें, आपने नहीं ना किया, चलो निकालो जुर्माना. तो 31 दिसंबर X0 पर खड़े होकर स्मोक फिल्टर फिट नहीं किए तो कोई ऑब्लिगेशन ना स्मोक फिल्टर की है, दूसरी तो वैसे ही नहीं लिख, बस फिलहाल दूसरी तो आती नहीं क्योंकि अभी तो डिफ़ॉल्ट शुरू ही नहीं हुआ ना, ठीक है. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नो ऑब्लिगेशन फॉर कॉस्ट ऑफ स्मोक फिल्टर, ठीक है जी. कोई ऑब्लिगेशन नहीं है स्मोक फिल्टर की कॉस्ट की. क्या एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट करके रख लें आज,
ये स्मोक फिल्टर हमने 6 महीने अभी नहीं करना जी, कर लेंगे। हाँ, वो अलग बात थी कि आपने मंगवा लिया स्मोक फिल्टर, अब आपके पास पड़ा हुआ है तो उसकी तो आप एंट्री करेंगे एसेट, डेबिट, पेएबल, क्रेडिट। ठीक है, अभी आपने स्मोक फिल्टर खरीदा है, नहीं खरीदा तो क्या करें, प्रोविजन बुक करें? नहीं, बिजनेस बंद कर दो, स्मोक फिल्टर लगाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, अच्छा अगला साल आया, अगला साल का भी एंड आ गया। अब यहां पे पढ़ लो क्या कहता है, देयर इज नो ऑब्लिगेशन बिकॉज देयर इज नो ऑब्लिगेटिंग इवेंट आइदर फॉर कॉस्ट ऑफ फिटिंग स्मोक फिल्टर। अगली बात तो मैंने अभी पढ़ाई नहीं आपको, लेकिन बहरहाल पहले आगे भी जाकर पढ़ लेते हैं हम, फिलहाल हम ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पहले क्या बोला, ये यूं है, ये यूं है, नए लॉ के तहत 30 जून X1 तक आपने स्मोक फिल्टर फिट करने हैं। एंटी हैज नॉट फिटेड स्मोक फिल्टर एट 31 नंबर X0, तो फिर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। और इसी तरह से आगे, एंटी हैज नॉट फिटेड स्मोक फिल्टर, ये यूं असल में एग्जाम्पल पढ़ने वाली है। X1 पे भी नॉट फिटेड, अरे X1 पे भी नॉट फिटेड यार, ये तो फिर दो फिटेड, नॉट फिटेड स्मोक फिल्टर टिल 31 नंबर X1। तो अब मुझे बताओ, अब तो ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई ना स्मोक फिल्टर की, क्या ख्याल है? अब बोलो, स्मोक फिल्टर के लिए प्रोविजन बुक कर लें, स्मोक फिल्टर की भी अब कर लें ना? नहीं, क्यों कर लें? आज बिजनेस बंद कर दें, मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, ये 6 महीने का हुकूमत जुर्माना ले सकती है हमसे बाय नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ। लेकिन ये होगा बिजनेस हम बंद कर दें तो हुकूमत वाले आ गए, हाँ भाई क्यों लगा स्मोक फिल्टर, हमने बिजनेस ही नहीं करना यार, नहीं है पैसे स्मोक फिल्टर के हमारे पास, जा रहे हैं हम नाराज होके, तो कहेंगे ठीक है बेशक जाओ, हमें हमारा जुर्माना दे के जाओ। तुमने 6 महीने तक तो धुआं फैलाया है ना, कहा भी था तुम्हें कि ना करना ये काम, इसके बाद तो मे बी फाइन्स देने पड़ जाएं, बट स्मोक फिल्टर की ऑब्लिगेशन अभी भी नहीं है, क्योंकि फिट नहीं किया। आज बंद कर दो, इधर बंद कर दें बिजनेस, तो क्या करेंगे, स्मोक फिल्टर लगा के बंद करेंगे? नहीं यार, बस बंद करके घर जाएंगे, कि पागल हैं हम? और सही है, तो अब नो ऑब्लिगेशन फॉर स्मोक फिल्टर, फॉर कॉस्ट ऑफ स्मोक फिल्टर। लेकिन 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 दूसरी बात, मे बी 6 मंथ फाइन आपको पड़ जाए, हुकूमत लगा भी सकती है, नहीं भी, जोर लगा रहे हैं, सख्ती कर रहे हैं तो लगा, नहीं तो कभी कभी माफी भी दे देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे सवाल में लिखा नहीं होगा नॉन कंप्लायंस पे क्या होगा, लेकिन चूंकि नॉन कंप्लायंस है तो अगर फाइन कोई है तो उसकी प्रोविजन बुक कर लेना, क्योंकि पास्ट इवेंट क्या है, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ फॉर द 6 मंथ। तो अगर आज बिजनेस बंद कर दें तब भी आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, बात समझ आई? ठीक है, तो यहां पे हमने लिखा कि 6 मंथ्स फाइन की, 6 मंथ्स फाइन प्रोविजन इज रिकॉर्डेड, ये इसको रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, जबकि पिछले साल की बात करूं तो नो ऑब्लिगेशन फॉर कॉस्ट ऑफ स्मोक फिल्टर और फाइन। ठीक है ना, यहां पर ना तो स्मोक फिल्टर की कोई ऑब्लिगेशन प्रोविजन क्रिएट करनी थी और ना ही फाइन की, क्योंकि बेटा फाइन वाला भी तो नॉन कंप्लायंस होती तो ना, अभी तो नॉन कंप्लायंस हुई नहीं, तो 30 जून 31 नंबर X0 तक कोई ऑब्लिगेशन नहीं, ना फाइन के लिए ना स्मोक फिल्टर की कॉस्ट के लिए। लेकिन 31 नंबर X1 पर अगर स्मोक फिल्टर फिट नहीं किया तो इसकी कॉस्ट की कोई आपके ऊपर क्या प्रोविजन नहीं क्रिएट करनी, लेकिन अब चूंकि नॉन कंप्लायंस 6 महीने के लिए कर ली है तो अब आपको इसके फाइन की प्रोविजन बुक कर लेनी चाहिए। समझ आ रही है? सही है, चलो पढ़ो जी। तो 31 नंबर X0 पर एंटी हैज नॉट फिटेड, तो फिर देयर इज नो ऑब्लिगेशन बिकॉज देयर इज नो ऑब्लिगेटिंग इवेंट, पास्ट इवेंट ही कोई नहीं, आइदर फॉर कॉस्ट और फाइन, तो कोई पास्ट इवेंट दोनों का ही नहीं है, इसलिए नो प्रोविजन इज रिकॉर्डेड फॉर कॉस्ट ऑफ स्मोक फिल्टर। जबकि इधर कहता है देयर इज, अब चूंकि उन्होंने अभी भी नहीं, अगले साल भी नहीं उन्होंने फिट किया, ठीक है, तो फिर देयर इज स्टिल नो ऑब्लिगेशन फॉर कॉस्ट ऑफ स्मोक फिल्टर बिकॉज नो ऑब्लिगेटिंग इवेंट हैव, फिटिंग तो हुई नहीं, फिटिंग होती तो उसके पैसे या मंगवा लेते, रख लेते, फिट नहीं किया, पैसे उसको देने तब पड़ते। ठीक है, हाउएवर एन ऑब्लिगेशन माइट अराइज टू पे फाइन्स अंडर लॉ बिकॉज ऑब्लिगेटिंग इवेंट हो गया है जो कि नॉन कंप्लायंस है। ठीक है, तो आउटफ्लो, अच्छा असेसमेंट ऑफ आउटफ्लो
The conclusion, no provision is recorded for cost of smoke. However, a provision is recorded for best estimate of any fine and penalty that are more likely than not to be imposed. कि जो बेस्ट एस्टिमेट है आसपास से पूछोगे, हाँ भाई आए थे हुकूमत वाले, स्मोक फिल्टर तुमने भी नहीं लगाया, दूसरे हमसाये से पूछा तुमने भी नहीं लगाया, किसी से कहा तुमने भी नहीं लगाया, सारे इको जगह थे है, तो आए थे वो हुकूमत वाले, कितना फाइन किया, और नहीं उन्होंने कहा लगा लो यार कुछ नहीं, तो फिर नहीं वो बहुत सख्ती कर रहे हैं, तो फिर बेस्ट एस्टिमेट फाइन का लगाकर उसकी आपने प्रोविजन बुक करनी, ठीक है। अच्छा जी, ये भी ऐसे ही है, पढ़ना है आपने। इसमें है ये कि ये रेंट के ऊपर आपने एक बंदा हायर कर लिया है कि हमने इससे रीट्रेनिंग दिलवानी है, तो अभी ट्रेनिंग दिलवाई नहीं है तो कोई प्रोविजन नहीं, ठीक है। उसके बाद ये मैं कल खुद करवाऊंगा, ठीक है। ठीक है जी, आज फिर मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, और आपने जो काम करवाया है आपने उसको अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। वैसे ज़रा हिम्मत मारे ना तो 5 मिनट में हो सकता है। चले कल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।